हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज जो सेशन होगा वो प्रैक्टिस सेट 4 का होगा। एडुटेरिया जो बिहार एसआई हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आप में से जो भी प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। जिसको भी एग्ज़ाम देना है बिहार एसआई का, दरोगा का, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे। हम पहले बता दिए थे, मॉर्निंग में ही बता दिए थे कि हम लोग शाम में ये करेंगे, प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन में है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? इसे अपना भारत ने विकसित किया, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट देखें तो भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट पिनाक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नए सीईओ जो बने हैं BVR सुब्रमण्यम बने हैं, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में सुमन बेरी है। और नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगर नीति आयोग की स्थापना देखें तो स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप लोग को जो मैं एक्स्ट्रा 3-4 पॉइंट बताती हूँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, चाहे बीपीएससी को के हो या फिर बिहार एसआई, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि अगर आपको उसमें 3-4 जो नया क्वेश्चन आंसर सीखने को मिलता है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि याद तो जिस टाइम देखते हैं उस टाइम रह ही जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए उसको नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको फ़ायदा होगा। और नोट्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि तर्कस 4 जो है युद्धाभ्यास 2023 में किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है भारत और अमेरिका, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत और अमेरिका। यह आयोजन अगर देखें कहाँ हुआ है तो यह चेन्नई में किया गया है। 2023 में जो आयोजन हुआ, यह 6ठा संस्करण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, यानी कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 में की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? यह किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? यह किया है विक्रम 5 के नाम से, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर हम लोग इसरो की स्थापना देखें कब हुआ, तो इसरो की स्थापना जो हुआ है 1969 में हुआ है। अगर इसका मुख्यालय देखें तो इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलोर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह बने हैं विघ्नेश NR, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विघ्नेश NR। अगर हम 79वां ग्रैंड मास्टर देखें तो प्रणेश M हो जाएगा। अगर 78वें ग्रैंड मास्टर देखें तो कौस्तुभ चटर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसमें जो है टोटल 25 खिलाड़ी का चयन किया गया है। अगर हम लोग देखें कि अर्जुन पुरस्कार में कितना रुपया दिया जाता है पुरस्कार के तहत, तो इसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है। अगर हम लोग ध्यानचंद्र खेल रत्न की बात करें तो उसमें जो पुरस्कार के तहत रुपया दिया जाता है वह 25 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? श्री कमलेश डी पटेल का जो संबंध है यह अध्यात्मवाद से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार कितने नागरिकों को सम्मानित किया गया है, तो टोटल 9 नागरिकों को सम्मानित किया गया है पद्म भूषण पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? इसका जो शुभंकर है आशा है,
आसा जो है ये बाघ यानी कि चीता का नाम है, इसलिए इसका नाम आसा है। अगर इसका हम आयोजन देखें कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, यह मध्य प्रदेश के कुल 8 शहरों में आयोजित किया गया है। अगर इसका थीम देखें, थीम भी पूछ लिया जाता है, तो थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। देखेंगे कि इस प्रथम स्थान पर कौन रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो महाराष्ट्र रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग को भी पता चलता होगा कि एक क्वेश्चन के साथ साथ कितना सारा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसलिए नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, यानी कि पुस्तक है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका जो लेखक है कौन है? इसका लेखक जो है कैलाश सत्यार्थी है, यानी कि राइट आंसर भी हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये भी पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? यहाँ पे डिजाइन पूछा है, ना कि निर्माण पूछा है, क्योंकि डिजाइन अलग कंपनी के द्वारा हुआ है और निर्माण अलग कंपनी के द्वारा हुआ है। यहाँ पे डिजाइन पूछा है तो डिजाइन जो है ये HCP प्रोजेक्ट द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर निर्माण पूछता तो निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा हो जाता, निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा, डिजाइन HCP और प्लानिंग कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह लक्ष्य 2025 तक रखा गया, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 2025। अगर देखें कि सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो यह रखा गया है 2023 तक सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ये पूछे ऑप्टिकल फाइबर तो ये तो 2025 है। नेक्स्ट है सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सियोल शांति पुरस्कार जो 2022 मिला है यह टिम बर्नर्स ली को मिला, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। अगर बात करें हम लोग सियोल शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यह दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाता है। और टिम बर्नर्स ली कौन है, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि WW जो हम लोग गूगल में यूज करते हैं इसके खोज करता है। अगर 2018 की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो पुरस्कार है सियोल शांति पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है श्रीनगर में, जम्मू के जो श्रीनगर में है वहाँ किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है, इसका पर्पस तो कुछ होना चाहिए, तो इसका जो है पर्यटन को आकर्षित करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया जा रहा है ट्यूलिप गार्डन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि ज्वारी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा है, इसका संबंध है। आई होप कि ये तो सबको पता होगा कि गोवा से इसका संबंध था और ये एशिया का जो है दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का ज्वारी पुल है। इस पुल की अगर लंबाई देखें कुल तो 640 मीटर है लंबाई। आई होप कि सबको पता होगा, नहीं तो पता चल ही चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईआईटी ने वाटर्न Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? यह जो जीता है IIT मद्रास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IIT मद्रास। यह अवार्ड जो है शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय जो किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया? यह जो है ऑप्शन नंबर हॉल, यानी कि ए नंबर में दिया हुआ है हॉल के साथ जो है समझौता किया है। कितना खरीदना है टोटल, तो 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए हॉल के साथ रक्षा मंत्री ने समझौता किया है। अगर रुपया की बात करें तो 667 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। अगर हॉल की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है 1940 ईस्वी में हुआ था, 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि हॉर्नबिल महोत्सव, ये मैं पिछला बार प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग, पिछली वीडियो में भी देखे थे कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आई होप कि अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का जो आयोजन है नागालैंड में किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है, यानी कि इसके नागालैंड में हॉर्नबिल के साथ साथ जो है और भी त्यौहार मनाया जाता है।
मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये पूछ रहा है कि इसका उद्घाटनकर्ता कौन है। उद्घाटनकर्ता जो है जगदीप धनखड़ जी है। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये तो आप लोग न्यूज़ में देखे ही होंगे। मैं करंट अफेयर्स की क्लास जब करवा रही थी उसमें भी करवाई थी कि कौन कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये सबको पता होगा कि सुखोई 30 और मिराज 2000 जो है दोनों का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कब हुआ था? तो 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुरैना में हो गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन 2023 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है, मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? इसमें पूछा है पुरुष एकल में किसने जीता है। पुरुष एकल में तो विक्टर एक्सेल्सन जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? ये सब ये जो है डेनमार्क के हैं। अगर महिला एकल आपसे पूछ दिया जाए तो महिला एकल का जो खिताब है याकाने यामागुची ने जीता है, जो कि जापान के हैं। कौन है महिला एकल में? अकाने यामागुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप महिला T20 वर्ल्ड कप जो है का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? आप लोग मैच देखते होंगे तो ये पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को महिला T20 वर्ल्ड कप हराकर जीता था। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगर पूछे कि 2024 में आयोजन कहाँ किया जाएगा तो 2024 में बांग्लादेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मिस अर्थ क्या है? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका जो आंसर होगा, एक मिनट फ्रेंड्स, मिस अर्थ 2022 का ये हो जाएगा मिस सू चोई, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मीन सू चोई। ये जो है दक्षिण कोरिया से है इनका संबंध, मीन सू चोई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इनका संबंध है। H3N2 वायरस का जो संबंध है इन्फ्लुएंजा से है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इस वायरस को एक और नाम से जाना जाता है, कौन नाम से? हांगकांग फ्लू। एक और नाम क्या है? हांगकांग फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है? ऑस्कर 2023 के लिए भारत के तरफ से 3 फिल्मों को शामिल किया गया है। 3 फिल्म शामिल किया गया है, जिसमें कि अगर शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में देखा जाए तो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट व्हिस्पर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध किस देश से है? ये है इंडोनेशिया से इसका संबंध है। अगर दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट मेरापी है, ये जो है माउंट मेरापी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल के दिनों में यहाँ विस्फोट हुआ था, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाब अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? ये मैं जब पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन भी मैं करवाई थी कि बाब अल मांडेव जो जल संधि है यह जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को, हिंद महासागर और लाल महासागर को। अगर हम पूछें कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सा जल संधि जोड़ती है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है हार्मुज जल संधि। क्या होगा? हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पूछा है। भारत की जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है ये है हिमाद्री श्रेणी। राइट आंसर ये हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। इस श्रेणी का निर्माण जो हुआ था यह टर्शियरी युग में हुआ था और इसे जो है नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ये तो पता ही होगा, मोर एवं पूर्णा ये जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है, मोर एवं पूर्णा। इसके अलावा भी एक बैतून, ये सब भी ताप्ती नदी का सहायक नदी है। आप लोगों को पता होगा कि ताप्ती जो है एक पश्चिमी भारत में बहने वाली नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्री का उदाहरण पूछा है। आप लोग को कोर इंडस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए कि जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है उसे कोर इंडस्ट्री कहते हैं। कोर क्षेत्र में जो आता है, कोयला आता है, विद्युत आता है, कच्चा तेल आता है, इस्पात आता है, इसके अलावा भी सीमेंट उद्योग, ये सब कोर इंडस्ट्री का उदाहरण होता है। तो आप लोग को पता चल ही चुका होगा कि हाँ, हम जैसे एग्जाम्पल में बता रहे थे, कोयला आता है, विद्युत आता है, पेट्रोलियम आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरो जनजाति निवास करती है। बोरो जनजाति जो है निवास करती है ये कहाँ? तो गारो पहाड़ी में। इसका जो आंसर होगा सी, गारो पहाड़ी में। बोरो जनजाति की बात करें तो ये जो है भारत के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर स्टेट का बात करें तो असम में, मेघालय में, मिजोरम में पाया जाता है। खास करके अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति बोरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कूचिकल है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूचिकल। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो लगभग 455 है, 455 मीटर हो जाएगा। अगर यह कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है कूचिकल, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? यानी कि भारत में कौन सा ऐसा द्वीप है जो कि ज्वालामुखी के उद्गम से हुआ है? ये जो है बेरन द्वीप, इसका उद्गम जो है ज्वालामुखी के उद्गम से हुआ है, बेरन द्वीप का। और बेरन द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। और पता होगा कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह है बेरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। और आप लोगों को पता भी होगा कि आप लोगों के लिए हम कंटेंट कितना अच्छा लाते हैं। जैसे बिहार स्पेशल में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ये सारा वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखें। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यहाँ पे नहीं लगती है, ये चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना होता है। मणिपुर का जो है नहीं लगता है। कौन कौन स्टेट का लगता है? आपको पता होगा कि बांग्लादेश से जो है भारत का टोटल 5 भारतीय राज्य जो सीमा लगती है। 5 राज्य में कौन कौन है? असम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। ये भी पता होगा कि अगर सबसे लंबी सीमा पूछ दे तो सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लगती है। आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब बांग्लादेश से अपना सीमा टच करती है और मणिपुर का नहीं टच करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है, पहले तो पता चलना चाहिए कि संवैधानिक संस्था है कौन कौन। राज्य का वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, लोकसभा का सचिवालय जो है संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग जो संवैधानिक संस्था है, मानवाधिकार आयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक अधिनियम के द्वारा गठन हुआ था। इसका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा मानव अधिकार का आयोग का गठन हुआ था और ये जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की जो है किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कट गया है। ऐसे मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ 35 का, और यहाँ पे नहीं आया है क्लियर। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? इसका जो राइट आंसर होता है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, मतलब कितने माह तक पूछा है। यह जो है 1 माह के अंदर रखा जाता है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 माह के अंदर। फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत में अभी तक में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर इसमें
ये आपातकाल घोषणा किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है? ये आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है कि अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है, यानी कि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? कृषि आयकर कौन नियत करता है? यहाँ पे क्या पूछा है? राज्य सरकार को, या जो है भारत का संविधान करते हैं, मतलब कि राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत का संविधान। अगर देखें हम अनुसूची, तो टोटल 12 अनुसूची है, उसमें से 7वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि राज्य सूची में प्रविष्टित 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा, यानी टैक्स को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित भी किया जाता है? इसमें आर्टिकल पूछा है। अगर आप लोगों को अनुच्छेद एक सम्मिलित जगह पे चाहिए कि एक सारा इकट्ठा करके, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो भी वीडियो लाऊंगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 270, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आर्टिकल 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य संबंधों में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्र और राज्य संबंधों में संबंधित सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? यह जो प्रस्तुत किया था 1988 में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1988। अगर हम लोग बात करें कि सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ था, तो सरकारीय आयोग का जो गठन है 9 जून 1983 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक याचिका, क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? इसमें अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, यह हो जाएगा उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। रीट जो जारी करता है, ये सब हम पॉलिटी में बता चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि कितना प्रकार का रीट होता है, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जल्दी से मेरा वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। ये हो जाएगा उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 41। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है, एक मिनट, की जाती है उच्च न्यायालय में की जाती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय। आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल जो 224 है उसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय में बाहरी और कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है। बाहरी उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय में बाहरी और कार्यकारी दोनों का जो है न्यायाधीशों का प्रावधान है। तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति पूछा है तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि उच्च न्यायालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल भी पता चल गया है कि 224 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? इसमें पूछा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है। इसमें तो पहले पता करना होगा कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कौन कौन। ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है यह पवन है और सूरज की किरणें हैं और बायोमास है, यानी कि पवन है, सूरज की किरणें हैं, बायोमास है, तो बचा कौन? कोयला। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोयला। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कोयला नहीं है। कोयला जो है पेट्रोलियम ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है? पेट्रोलियम ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे जिसमें कि टॉपिक होगा उसका मिसलिनियस, यानी कि विविध वाला चैप्टर में हम लोग वीडियो में कवर किए थे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यह 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, 21 जून। अगर हम लोग 21 मार्च का बात करें तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगर 14 जून की बात करें तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगर 22 मार्च का बात करें तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी यह 2014 में हुई थी। 2014 में प्रथम खेल आयोजन जो है मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से 45 में है, एक मिनट, 45 में निम्नलिखित में से
वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? किसकी वृद्धि से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? पहले आपको पता करना होगा कि इसमें हो सकता है पूछा है कि वायुमंडल के जो ताप में वृद्धि होता है यह सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है इसको। और आप लोग को पता होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ भी पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। किसकी सघनता में वृद्धि से पूछा है, तो वायुमंडल की सघनता में वृद्धि से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ले कोट तथा हाई कोर्ट। यहाँ पे है क्ले कोट, एक मिनट, हाँ, क्ले कोर्ट तथा हाई कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? आई होप कि आप लोग को पता होगा कि ये जो संबंधित है लॉन टेनिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारत में शेयर बाजारों के लिए, भारत में जो है शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? शेयर बाजार का जो मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? ये सेबी करता है। आई होप कि सबको पता होगा, सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी जान लीजिए कि सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम लोग सेबी की स्थापना की बात करें तो सेबी की स्थापना जो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को। अगर हम लोग इसकी बात करें कि वैधानिक तरीके से मान्यता कब मिला है सेबी को, तो 30 जनवरी 1992 को मान्यता मिला है। और सेबी का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBFC, CBSP का फुल फॉर्म पूछा है। CBFC का जो फुल फॉर्म होता है इसका होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर हिंदी में देखें तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का वकालत किया है? पूरा मॉडल अपनाने का जो वकालत किया है यह किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर हम लोग पूरा का फुल फॉर्म देखें PURA जो दिया हुआ है, इसका होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश तथा उसके राजधानी। अगर आप लोग बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हर एक बार 1 से 2 राजधानी देश पूछा ही जाता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि देश और उसके राजधानी में कौन सा गलत है, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है। एक साइड से देश दिया हुआ है, एक साइड से राजधानी दिया हुआ है। देखेंगे हम लोग कि गलत कौन है। वेनेजुएला का काराकस, ये सही है। रोमानिया का बुखारेस्ट होता है, ये भी सही है। बारबारोसा का जो है ब्रिज टाउन होता है, ये भी सही है। गैबोन का जो है बंजुल नहीं होता है, गैबोन का लिब्रेविले होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। गैबोन का बंजुल नहीं, बंजुल जो होता है वो गाम्बिया का होता है, गाम्बिया देश का राजधानी बंजुल होता है। गैबोन का जो है लिब्रेविले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? मोत्सू महोत्सव जो मनाया जाता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हम लोग ऊपर क्वेश्चन में भी देखे थे कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड में मनाया जाता है। उसके साथ साथ मोत्सू महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, चोल साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राजेंद्र प्रथम के समय में। आप लोगों को ये भी पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो राजेंद्र प्रथम जो है गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। कौन सा? गंगैकोंड चोल की। ये क्यों उपाधि धारण की थी? तो बंगाल के शासक जो थे महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की जो है गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो करवाया था यह करवाया था कृष्ण प्रथम ने। राइट आंसर भी हो जाएगा कृष्ण प्रथम।
एक चीज़ आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि एलोरा में जो है टोटल यानी कि कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितना है? कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 से 12 तक जो है बौद्ध के लिए है, 13 से 29 तक के लिए जो है हिंदुओं के लिए है और 30 से 34 तक जो है ये जैनों की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? इसमें से वैदिक साहित्य नहीं है पूछा है। वैदिक साहित्य है कौन कौन? तो वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, यानी कि पुराण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा पुराण हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 55 है, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? इसका जो रचना है वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र और क्या क्या किया था? आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ? कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। उस टाइम जो अध्यक्षता वसुमित्र ने ही की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? गुजरात का जो अंतिम हिंदू शासक था, ये जो है अंतिम शासक गुजरात का बघेल वंश था। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय जो था, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्ण द्वितीय, वो हिंदू शासक था और वो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। आप लोग को दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे, पता होगा कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवान इस्तिहाक, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, दीवान इस्तिहाक। अगर हम लोग अब ऑप्शन में है तो देख ही लेंगे कि दीवान मुस्तखराज जो है, दीवान मुस्तखराज कहा जाता था वित्त विभाग को। ऑप्शन नंबर जो सी में है दीवान बंदगान कहा जाता था दास विभाग को। दीवान अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक है यह था अलाउद्दीन हसन शाह। अलाउद्दीन हसन शाह, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। और ये भी पता होगा कि जब हसन गंगू सिंहासन पर बैठा था तो वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बैठा था, इसीलिए इसका नाम जो है अलाउद्दीन हसन शाह यहाँ पे होगा। इसका अन्य नाम अगर पूछे तो हसन गंगू भी हो जाएगा। अलाउद्दीन हसन शाह ने अपना राजधानी जो है गुलबर्गा में बनाया था। अगर उस टाइम की बहमनी राज की अगर राजभाषा देखें तो मराठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसका टाइम पीरियड याद करना होगा। रामानुजाचार्य, मैं पहले आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो राइट होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि रामानुजाचार्य का जो टाइम पीरियड है 1017 से 1137 ईस्वी है। रामानंद का जो है 1299 से 1411 ईस्वी है। गुरु नानक का जो है 1469 से 1538 ईस्वी है। चैतन्य स्वामी का जो है 1486 से 1535 ईस्वी है। आई होप कि आप लोगों को याद हो चुकी होगी। अगर याद नहीं हुई तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछा है, तो हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सही है। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। ये सही है कि मंसूर जो है जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 61 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस गवर्नर जनरल के समय नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? यह जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। एक चीज़ और हुआ था नरवली ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, जो कि महत्वपूर्ण है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ था। ये हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन यह हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में हुआ था। पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग का जो है स्थापना, यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, जो कि ढाका अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है।
अगर प्रथम देखें जो अधिवेशन हुआ है 1907 में, प्रथम वार्षिक अधिवेशन ये कराची में हुआ था। अगर दूसरा देखें तो 1908 में अमृतसर में हुआ था। पहला 1907 में, दूसरा 1908 में। पहला कराची में हुआ, दूसरा अमृतसर में हुआ। स्थापना 1906 में हुआ, ढाका में हुआ। याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया? देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी द्वारा, लेकिन इसको बुलंद कौन किया था और कब किया था मैं ये भी बताऊंगी। पहले इसका आंसर बता देती हूँ कि ये जो लिखा है हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन जब भगत सिंह उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में जब 8 अप्रैल 1829 को बम फेंके थे, उस टाइम इस नारे को बुलंद किया था भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान का गठन किया गया था। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष देखें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगर महासचिव देखें तो एनजी रंगा थे। ये जो है फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसमें नहीं किया था ये जो है मदन मोहन मालवीय, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएम स्क्वायर केजी पर स्क्वायर हो जाएगा, एनएम स्क्वायर केजी पर स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? किसकी एसआई इकाई है पूछा है। यह जो है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? हमेशा एक समान होती है, यह जो होता है बल और त्वरण का, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, बल और त्वरण। बल और त्वरण की दिशा जो है हमेशा एक समान होता है। और जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सदिश राशि कहते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? यानी कि कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता? यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का द्रव्यमान, यानी कि ए हो जाएगा द्रव्यमान। कि किसी पिंड का अगर द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो यह कारण यह है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया? नकारात्मक बल द्वारा जो कार्य किया गया है, यानी कि जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70, गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? यह दर्शाता है वेग और समय के बीच, यानी कि राइट आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा, वेग और समय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ऊष्मा का कुचालक को जो दर्शाता है पीवी और एचजी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है बी, पीवी और एचजी। अगर हम लोग देखें कि पीवी को लेड कहते हैं और एचजी को पारा कहते हैं, तो लेड और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा है। यह जो है जल, यानी कि समुद्र जल में ध्वनि का चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, ये राइट हो जाएगा। हम दूसरा कथन देखें कि हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड, ये गलत है।
ध्वनि की चाल जो है 346 ना होकर 343.59 मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए ए इसका सही है, बी गलत है। कूट में आंसर दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा केवल एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 346 की जगह अगर 343.59 रहता तो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और चीनी का मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, यानी कि रेत और चीनी का मिश्रण जो किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है विजातीय मिश्रण का, जो कि राइट आंसर डी में हो जाएगा, विजातीय मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में जो होते हैं यह होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय और विलायक के समंग मिश्रण क्या कहलाता है, विलय और विलायक के समंग मिश्रण क्या कहलाता है, यह कहलाता है विलयन, राइट आंसर डी हो जाएगा, विलयन। इसका तो आप लोगों को डिफिनेशन पता ही होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, विलायक तथा जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, छोटा छोटा डिफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। आई होप कि ये सबको पता होगा कि 2n² होगा। ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में 2n पर -2 भी है, पावर -2 नहीं होगा, 2n² जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह जो है बोरबरी थ्योरी के अनुसार है कि इसका डिफिनेशन होता है ना बोरबरी थ्योरी के अनुसार, जैसे कि किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है 2n² होती है, और जहाँ n जो है कक्षा की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटियम में जो है 0 होता है, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, यानी कि 0 का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, उसी को ना 0 बोलते हैं, तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार अस्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये जो है बॉयल के नियमानुसार होता है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, बॉयल के नियमानुसार। यह क्या होता है बॉयल के नियमानुसार, कि अस्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पी व्युत्क्रमाणु 1/v होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य है पूछा है। ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सत्य होगा, और बाकी गलत है जो शेष ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया, सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया, या किया है पीटी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है पीटी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 81 नंबर क्वेश्चन पे, एक मिनट, 81 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, डबल रोटी के निर्माण में जो है प्रयोग किया जाता है सेक्रोमाइसेस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेक्रोमाइसेस। एक चीज़ आप लोगों को और पता होगा कि कवक में जो संचित भोजन है, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, और इसकी कोशिका भित्ति जो है यह काइटिन की बनी होती है, क्या चीज़ की, काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है रोसेला से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोसेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, इसमें पूछा है कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो बड़ा होता है, यह बड़ा होता है पेरेनकाइमा का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? अत्यल्प विकसित बच्चों को जो जन्म देती है यह है कंगारू, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा कंगारू। पेरेन्काइमा ऊतक में सभी कोशिकाएं समव्यासी और पतली भित्ति युक्त होती है और मृदु ऊतक जो होता है, मृदु ऊतक कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार या बहुमुखी होता है और कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? किस पशु में पूछ रहा है कि छोटी आंत जो होती है वह सबसे छोटी होती है? यह शेर में होता है ऐसा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा शेर। अगर बात करें अत्यल्प विकसित बच्चों को जो, एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 85 है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर शेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? किसकी तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है? 86 का जो आंसर होगा WBC का, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल का जो है तुलना सैनिकों से की जा सकती है, क्योंकि ये मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इसे और एक चीज़ बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, मिलान करने वाला। देखिए इसका आंसर जो है कूट में दिया हुआ है, मिलान करने वाला है। ये पूछा है कि साथ सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर होगा पहले ये देख लीजिए, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, 87 का बी हो जाएगा, यानी कि यूकेलिप्टस जो है वो आवृत बीजी हो जाएगा, एक हो जाएगा आवृत बीजी। साइकस जो है यह अनावृत बीजी हो जाएगा, यानी कि इसका जो है 4 हो जाएगा अनावृत बीजी। फर्न जो है इसका टेरिडोफाइटा हो जाएगा, यानी कि बी का सी का 2 हो जाएगा टेरिडोफाइटा। बचा कौन? क्लेमीडोमोनास, क्लेमीडोमोनास का जो है सेवाल हो जाएगा, यानी कि डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है यह वृषण में होता है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा वृषण। वृषण जो है पुरुषों में शुक्राणुओं का उत्पादन वृषण में होता है और शुक्राणु का कार्य होता है निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका का निषेचित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? कौन सा रोग जो कवक द्वारा नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर होगा पेचिस जो है ये कवक द्वारा नहीं होता है, ये होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। अगर हम लोग देखें प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन सा बीमारी होता है, तो पेचिस होता है, मलेरिया होता है, पायरिया होता है, निद्रा रोग जिसको कि सोने की बीमारी बोलते हैं, ये सब प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अगर हम लोग बात करें कि कवक द्वारा कौन कौन होता है, तो दाद, दमा, एथलीट फूट, गंजापन, ये सब कवक द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होता है? यह जो है पौधों के फूलों में अवस्थित होता है, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा फूलों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, हम लोग 91 क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन जो है नेटवर्क द्वारा जारी, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? कितने मानक आधार पर की जाती है ये पूछ रहा है। ये जो है 6 मानक आधार पर की जाती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 6। 6 कौन कौन होता है? प्रति व्यक्ति GDP, दूसरा है सामाजिक सहयोग, तीसरा होता है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, चौथा होता है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, और पाँचवा होता है उदारता, और छठा देखें तो भ्रष्टाचार का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है।
इसी योजना में 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था कि पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। और दूसरी बात जो है कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो 1975 में शुरुआत हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं लॉरेंज वक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग 94 पे। 94 में निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? इसका जो राइट आंसर होगा मीरा सेठ समिति, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मीरा सेठ समिति। अगर हम लोग महाजन समिति की बात करें तो चीनी उद्योग से हो जाएगा, ऑप्शन में जो दिया हुआ है। फिर भंडारी समिति का बात करें तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से हो जाएगा। अगर सरकारिया समिति की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर है 1985 ईस्वी में किया गया था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें 96 से लेकर के 100 तक मैथ रीजनिंग रहता है, यानी कि टोटल 4 मैथ रहता है। रीजनिंग तो नहीं है, देखिए मैथ है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग जीके जीएस 95 तक कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूँगी। अब वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी और भी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।